नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम किन विषयों पे आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। हमारी जो पहली न्यूज है वह हमें बता रही है सेला सुरंग के बारे में। एक महत्वपूर्ण सुरंग है हम लोग के लिए, क्योंकि एक लंबे समय से तवांग के क्षेत्र पे हम लोग बर्फ के समय पहुंच नहीं बना पाते थे। कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र बर्फ आच्छादित हो जाता था और मार्ग बाधित हो जाता था, जिसकी वजह से इस सुरंग को डेवलप करना बहुत अधिक जरूरी था। तो बीआरओ के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है अभी, और इनके अधिकारियों ने बताया है कि सितंबर महीने के अंत तक यह सुरंग पूरी तरह से बन के तैयार भी हो जाएगी। कहाँ बन रही है? अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको तैयार किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण न्यूज है हम सभी लोगों के लिए, और प्री साथ साथ मेंस की दृष्टि से यह जरूरी है। इससे संबंधित तथ्यों को समझिए। तो मानचित्र आप लोग की स्क्रीन पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो यह क्षेत्र हम लोग का है जहां से इस सुरंग को तैयार किया जा रहा है। तेजपुर नामक वह जगह है। उसके बाद एक्चुअल में यहाँ से एक शॉर्टकट बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं वह सर्दियों में बर्फ आच्छादित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम तवांग वाले क्षेत्र तक अपनी सहायता नहीं भेज पाते और सामरिक दृष्टि से हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, हमारी पहुंच नहीं हो पाती और इस वजह से चाइना को बढ़त मिल जाती है। तो हम चाहते थे कि हर मौसम में यहाँ पे पहुंच बनी रहे, जिस वजह से इस सुरंग का बनना बहुत अधिक जरूरी हो गया था। यह भी आप लोग के सामने जो सारी स्थिति दिखाई गई है, यह पूरी स्थिति इसी टनल की है। और यहाँ पे एक्चुअल में 2 टनल बनाई जा रही हैं और अलग अलग स्थान पर है। और पूरे जो मार्ग है यहाँ से, उस पूरे मार्ग को यहाँ से शॉर्ट करने का कार्य किया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा घूमना पड़ता था पहले रास्ते के लिए। तो अब यहाँ जो व्यवस्था की गई है वह रास्ते को शॉर्ट कर दिया गया है। यह पुराना रास्ता था, जिस वजह से क्या हुआ करता था कि जब यहाँ से गुजरते थे तो ऊंचाई की वजह से अधिक बर्फ का सामना करना पड़ता था, एक समय तक बाधित मार्ग हो जाता था। अब यह पूरा नया रास्ता डिजाइन किया गया, पहाड़ों पे किया गया, इसलिए सीधा नहीं बना पाए थे। जैसे जैसे व्यवस्था बनी तो जिगजैग है, बट हम लोग के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक है। तो 2 टनल है। पहली टनल जो यह है वह हम लोग के सामने, इसको टनल 1 बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग की दूसरी टनल भी बनाई गई है और दोनों ही टनल बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ टनल ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर एक खास बात यह है कि टनल के साथ साथ यहाँ पे 2 रोड भी डेवलप किए गए हैं। पहला रोड बनाया गया है टनल 1 को जोड़ने के लिए मेन रोड से, जो मेन रोड पुराना था वहां से किस प्रकार पहुंच हो इस टनल तक। तो पहली टनल के लिए एक अलग रास्ता, फिर दूसरी टनल के लिए भी एक और रोड बनाया गया है, और अंतिम में यहाँ भी तो 2 मेन रोड माना जा रहा है। पहला रोड जो है यह टनल 2 से जुड़ा हुआ है और एक रोड टनल 1 को मुख्य रास्ते से जोड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यह जो टनल 2 यहाँ पर हम लोग की स्क्रीन पर है, इसकी कुछ खास बातें भी हैं। इस टनल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर कभी भी आपातकालीन स्थिति हो जाए, किसी कारण से यहाँ पर फंस जाए लोग, तो यहाँ पर एक इमरजेंसी रास्ता भी तैयार किया गया है। इमरजेंसी एग्जिट पैथ पूरा डिजाइन किया गया है, बिल्कुल पैरेलल है यह टनल 2 के। तो वह इस मामले में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यूज क्लियर है सभी लोग को? क्षेत्र समझ में आ गया है? सारी स्थिति देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पर सेला लेक भी है जो आपसे प्री एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। मामला सारा क्लियर हो गया सभी लोग को? तो आप समझ गए किस प्रकार से रास्ते को छोटा किया जा रहा है इस टनल के माध्यम से। तो कुछ बातें इससे संबंधित और हम लोग जान लेते हैं आगे बढ़ते हुए। तो इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, लंबाई जो है तो है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा है। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस वजह से यह विश्व की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल हो जाएगी, यानी कि अब तक इतनी अधिक ऊंचाई पे कोई भी ट्विन लैंड टनल नहीं बनाई गई है। ठीक है, इसकी जो आधारशिला थी वह फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इस समय जब यह आधारशिला रखी गई थी, अपेक्षा की जा रही थी कि वर्ष 2022 तक या इससे पहले ही यह टनल बन के तैयार हो जाएगी और हमें अच्छी खासी पहुंच उपलब्ध हो जाएगी इस क्षेत्र में। बट कोविड रहा। इसके अलावा क्या होता है कि क्षेत्र में बर्फबारी होती है, बारिश होती है, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इन आपदाओं के कारण यह देखा गया कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, बट बहुत अधिक फोकस थी गवर्नमेंट इसके ऊपर, जिस वजह से इसको अचीव कर लिया गया है अब 2023 सितंबर महीने में। इसका जो निर्माण है यह कहाँ किया जा रहा है? बालीपारा चारदुआर तवांग सड़क, एक सड़क का नाम है बारीपालजा चारदुआर तवांग सड़क, यानी कि ये क्षेत्र को जोड़ रही है। बालीपारा, चारदुआर और तवांग इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क है, तो इसीलिए इस सड़क को इसी रूप में जाना जाता है। तो इसी सड़क के ऊपर यह पूरी टनल बनाई जा रही है, जैसा कि आप लोग को मैंने दिखाया था। जिस रोड की हम लोग बात कर रहे हैं वह यह वाला रोड है।
ठीक है, तो इस रोड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसको बनाया जा रहा है, तो इसीलिए तीनों नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आया है वह 700 करोड़ रुपए अब तक खर्च किया जा गया है, या आने वाले समय में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसके लिए यही अनुमान रखा गया है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो पता लगता है कि दो क्षेत्र जुड़ रहे हैं, तवांग और वेस्ट कामेंग जिले। ये दो महत्वपूर्ण जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिनको यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया जाएगा इन दोनों ही सुरंगों के माध्यम से। दोनों ही सुरंगों की लंबाई अलग अलग है। सुरंग एक है यहाँ पर 980 मीटर लंबी, जबकि सुरंग दो 1555 मीटर लंबी है, यानी कि दूसरी सुरंग की लंबाई ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क भी बनाई गई है इन टनल्स को आपस में जोड़ने के लिए, या इन टनल को मेन रोड से जोड़ने के लिए। तो उन सड़क की अगर हम बात करें तो एक सड़क 7 किलोमीटर लंबी है जो पहला मार्ग है उससे जुड़ी हुई, यानी टनल 1 जो है उस टनल को यह मेन लाइन से जोड़ेगी, और जबकि जो दूसरी टनल को जोड़ रही है रोड से वह है 1.3 किलोमीटर लंबी। तो यह दो सड़क भी साथ में बनाई गई है। इसके अलावा जो सड़क के ऊपर बनाई गई टनल 2 है, उस टनल की हम बात करें तो यहाँ पर एक बाई लैंड ट्यूब बनाई गई है जो हमारे लिए विभिन्न परिस्थितियों में काम आएगी। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों के लिए एक एस्केप ट्यूब यहाँ पर है। तो ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता, बट जो क्षेत्र है वह संवेदनशील है, इस वजह से एस्केप ट्यूब बनाना जरूरी हो गया था। तो जिस तरह से सारे काम हुए, एस्केप ट्यूब बनाया गया, यहाँ पर एक बाई लैंड ट्यूब बनाया गया, इसके अलावा दो सड़कें भी बन रही हैं और दो टनल बन रही है। अगर हम इस पूरे के पूरे मामले को समझें कि एक्चुअल में यह पूरा का पूरा रास्ता कितना क्षेत्र तक कवर किया गया हो, तो यह टोटल माना जा रहा है अभी कि 12 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे सड़क का निर्माण किया गया है, जो टोटल है अभी इसका अमाउंट। ठीक है, बात क्लियर है सभी लोग को? तो 12 किलोमीटर तक के हैं सब कुछ मिला करके, मतलब क्लियर है इतनी बात? तो क्षेत्र कहाँ है, क्या क्या काम हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो उसके कुछ विशेष लाभ हम लोग को मिलेंगे, तो वह सभी लाभ या उद्देश्य यहाँ पर बताए गए। जैसे कि तवांग क्षेत्र की शेष भारत से प्रत्येक मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी। हम तवांग तक कहीं ना कहीं ठीक से नहीं पहुंच पाते थे शीत ऋतु में, तो अब अच्छा हो जाएगा। तेजपुर से तवांग तक जाने में 1 घंटे की कमी होगी। पहले अधिक समय लगता था, बट अब नया रूट जो है तो आपको अधिक घूमना नहीं पड़ेगा, तो कम समय में पहले की तुलना आप पहुंच पाएंगे। खतरनाक वक्त से ढके हुए यहाँ पर एक सेला चोटी है, जहां पर पहले घूमते हुए जाना पड़ता था, तो सेला चोटी की तरफ अब नहीं जाना पड़ेगा। अब आप टनल वाले रास्ते से इजीली जा सकते हैं। 12 महीने वर्ष भर यहाँ पर अब सेना की, साथ साथ हथियारों की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। और चीन की सीमा पर जो हम लोग को परेशानियां सामना करना पड़ता है, तो अब एक अच्छा खासा हम लोग अपना यहाँ पर बुनियादी ढांचा विकसित कर लेंगे, जिस वजह से कभी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी तो सदैव हमारे सैनिक यहाँ डटे रहेंगे और सीमा की सुरक्षा करते रहेंगे। न्यूज बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे हम बात करें चाइना से हमारे संबंधों की, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, या फिर सिर्फ सेला टनल की। तो इसी नज़र से हम लोगों ने आप लोग के लिए प्रश्न तैयार किया है। यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। बेहद इजी सा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, भारतीय थल सेना भवन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है कि भारतीय थल सेना जो है उसको अलग अलग जगह पे बांटा हुआ है। 8 जो अलग अलग विभाग है वहां पे ये सभी लोग बैठते हैं, बट अब सरकार चाहती है कि इनको इंटीग्रेटेड किया जाए, एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाए, ताकि इनका जो काम काज है और जो भी आगे के नीति निर्णय वगैरह है उन सभी में सहजता हो और आसानी से सारे काम हो सके। इसी वजह से एक नया थल सेना भवन बनाया जा रहा है। लेकिन अभी जो नई न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, द हिंदू में यह बताया गया कि गृह 4, यानी कि जिस प्रकार इमारतों को हरित मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है और इमारत ऐसी बनती है कि जो कार्बन उत्सर्जन ना करे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु नियंत्रण, कार्बन तटस्थता के क्षेत्र में योगदान दे, तो वह इमारत गृह 4 मानकों के तहत शामिल की जाती है और माना जाता है कि आप पर्यावरण हितैषी इमारत हैं। तो कह रहे हैं कि जो इमारत बन रही है ये पर्यावरण हितैषी है, सभी मानकों का पालन इसमें हो रहा है। यह एक तस्वीर आप लोग के सामने अभी तैयार हो रहा है, बट इस प्रकार का ही भवन ये पूरा बनेगा, ऐसा डिजाइन किया गया है अभी। ठीक है, तो न्यूज बेहद महत्वपूर्ण है, तो जरूरी है इससे संबंधित पक्षों को हम लोग समझे। आइए क्या कह रहे हैं, 1,43,450 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इसको बनाया गया। बट ये बात सिर्फ बिल्डिंग की है, क्योंकि जितना क्षेत्र इन्होंने टोटल एक्वायर किया है वह 39 एकड़ है। तो क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, उसमें फिर गार्डन्स वगैरह, लॉन वगैरह इत्यादि इत्यादि सभी चीजें होती हैं, जिस वजह से एक क्षेत्र जो 1,43,450 वर्ग मीटर का है, उतने में ही पूरा भवन ये बना रहे हैं।
कब शुरू हुआ था? जनवरी 2023 में इसको शुरू कर लिया गया था। संभावनाएं बताई जा रही हैं कि मई से जून 2025 तक ये बनके तैयार हो जाएगा और इसके बाद इसको उपयोग में भी ले लिया जाएगा। तो लगभग लगभग हम समय देखें तो 2.5 वर्ष का हमें देखने को मिल रहा है इसके तैयार होने के लिए। यह जो भवन है यह 8 मंजिला भवन होगा, यानी कि अलग अलग बिल्डिंग्स में सारी की सारी व्यवस्था अलग अलग हमारी सेना के विभागों के लिए, अधिकारियों के लिए की जाएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो अमाउंट खर्च हो रहा है वह एस्टिमेटेड है अभी 760 करोड़, क्योंकि काम चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सब चीजें फिक्स नहीं रहती। समय भी जरूरी नहीं है कि इतना निर्धारित है तो समय तक पूरा हो जाए, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी होगा समय में। तो 4 प्रवेश द्वार होंगे इसके अंदर, 4 प्रवेश द्वार, 3 परेड रोड से रखे गए हैं और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण है सभी मामलों में। इसी प्रकार से व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन की जा रही है इस नए थल सेना भवन के अंदर। आगे यह जो पूरा का पूरा मुख्यालय बनाए जा रहे हैं वहां पे, अब इसके जितने भी मुख्यालय हैं छोटे छोटे या अलग अलग बटे हुए हैं दिल्ली में, तो इस थल सेना भवन में उन सभी मुख्यालयों को अब एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा और अब सब साथ में बैठेंगे, मिलजुल के बैठेंगे। तो अभी दिल्ली में 8 अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं थल सेना के विभाग। जो पूरा डिजाइन किया गया है इस भवन को, वह डिजाइन किया गया है भारतीय सेना के इम्बिल के अनुसार, इसके जो प्रतीक है उसके अनुरूप, यानी कि इसके अनुसार ही पूरी बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है। 2 तलवारें और उसके साथ में सिंह शीश। अगर हम देखते हैं तो ऐसे भी पता लगता है कि यह जो पूरी बिल्डिंग है इसको 100 वर्षों के लिए तैयार किया गया है, यानी कि जो आर्किटेक्चर वगैरह है वे लोग कह रहे हैं अभी कि आने वाले 100 वर्षों तक ये बिल्डिंग बिल्कुल नहीं हिलेगी, बिल्कुल सटीक जैसी है वैसी रहेगी। इसके अलावा आधुनिक तकनीक सारी इस बिल्डिंग में शामिल की गई है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से भूकंप के मामले में या फिर तड़े झंझा के मामले में हर तरह से सुरक्षित बनाया गया। जो भी प्रयोग कर सकते थे हर एक प्रयास इसमें शामिल किया गया है और पूरी तरह से इस बिल्डिंग को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, मानव आपदा हो, और इस बिल्डिंग का जीवन काल, यह सब कुछ सुनिश्चित किया गया है इसको बनाते तैयार करते समय। तो यह इंपॉर्टेंट बात है सारी थल सेना की, जो अब यह थल सेना भवन तैयार हो रहा है। लेकिन इस बीच हम लोगों ने देखा कि गृह 4 के मानकों के अनुरूप इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। तो दोनों ही न्यूज महत्वपूर्ण है, चाहे बात थल सेना भवन की हो या फिर गृह की। ठीक है, तो कुछ बातें जरूरी है कि हम लोग गृह की भी पढ़ लें यहाँ पर। ठीक है, तो गृह एक्चुअल में होता क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। पूर्ण रूप इसका जो है वह है एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग, यानी कि जो आवास है, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं उनके लिए ग्रीन रेटिंग की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा की गई है? टेरी, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है उसने तैयार किया था गृह नॉर्म्स को पूरी तरह से, कब? वर्ष 2000 में। बट इसने तैयार तो कर लिया, उसके बाद इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ। भारत सरकार ने अडॉप्ट किया इसको वर्ष 2007 में और 2007 में इसको व्यवस्था में शामिल किया और बिल्डिंग्स को बन रही थी तो देखा गया कि वह जो बिल्डिंग है वह गृह मानकों के अनुरूप है या नहीं। अगर हम वर्तमान में देखें तो पता लगता है कि टोटल 11 कैटेगरीज हैं जिनमें 30 मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इनके अनुरूप ही किसी बिल्डिंग को डिसाइड किया जाता है कि आप हरित हैं या नहीं है। इनमें ध्यान रखा जाता है कि संसाधनों की खपत कम से कम हो, कार्बन न्यूट्रलिटी का ध्यान रखा जाता है, अपशिष्ट उत्पादन कितना हो रहा है इस पर नजर रखी जाती है और समग्र पारिस्थितिक प्रभाव कितना होगा इस बिल्डिंग का इसको देखा जाता है। और इसके अंदर मिट्टी को विशेष ध्यान पे रखा जाता है, देखा जाता है कि मिट्टी पूरी तरह से कवर्ड हो और उसकी उर्वरता बनी रहे। साथ साथ में यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं और पूरा वेंटिलेशन का, एनवायरनमेंट का, हर एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो वही सब बातें हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन न्यूनतम हो, जितना भी बेस्ट हो सकता है उस पर फोकस करना, नवीकरणीय और पुनर्नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को अधिक से अधिक मात्रा में इसमें बढ़ावा देना जितना भी हो सकता है। तो यह गृह है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार इसको अमेंड किया गया था 2019 में, इससे पहले अमेंडमेंट किया गया था 2015 में और ऐसे ही अलग अलग समय पर यह बदलता हुआ आ रहा है। चौथी बार का है इसलिए इसको अभी गृह 4 के रूप में जानते हैं, क्योंकि 4 बार अमेंड इसको कर दिया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न इस खंड से पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है बट न्यूज पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है तो डिस्कशन जरूरी हो जाता है। आगे हम ये भी देख सकते हैं कि
ऐसा भारत अकेला देश नहीं है जिसने बिल्डिंग्स के लिए ग्रीन नॉर्म्स निर्धारित किए हैं या ग्रीन रेटिंग निर्धारित कर रखी है। हर देश में इस प्रकार की व्यवस्था है बिल्डिंग्स के लिए और अलग अलग नाम उनको दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में उनको बोलते हैं BREEAM, यूनाइटेड स्टेट्स ने नाम दिया हुआ है लीड, कनाडा बोलता है ग्रीन ग्लोब्स, ऑस्ट्रेलिया बोलता है ग्रीन स्टार। यानी कि इसमें जनरली ग्रीन स्टार ही दिए जाते हैं। हम लोग भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसमें स्टार देते हैं। यदि बिल्डिंग पूरी तरह से हरित है 5 स्टार, जैसे जैसे वह बिल्डिंग कम हरित होगी उस हिसाब से स्टार भी हम लोग कम करते जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या है? हांगकांग में कहते हैं बीम, ताइवान में EWH, साउथ कोरिया कहता है GBCS, जापान कहता है CASBEE और इंडिया कहता है गृह। तो यह सभी अलग अलग देशों के नाम है हरित बिल्डिंग्स को रिलेट करने के लिए। क्लियर है बात सभी को? तो मानदंड किस प्रकार से हैं, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, सब कुछ बेहद आपको याद रखना है। और आप चाहें शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, PDF हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं टेलीग्राम वाले। तो जब यह पूरी न्यूज आप लोग को क्लियर हो गई है, जान लिया है, समझ लिया बढ़िया से, जरूरी है एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या देखने को मिल रही है। इंद्रजाल। तो इंद्रजाल एक्चुअल में कोई जाल नहीं है, एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है भारत में और भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इस सिस्टम को डेवलप किया है। AI बेस्ड सिस्टम है जो एंटी ड्रोन है। आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दुनिया का हर देश इस तरफ आगे बढ़ रहा है और वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से वह ड्रोन डेवलपमेंट में महारत हासिल करे और आने वाले समय में उसको अपने विरोधियों के प्रति यूज कर सके। अभी हम करंट में देखते हैं, आप लोग न्यूज देखिए तो 2-3 दिन में 4 दिन में न्यूज आ जाती है कि यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन भेजा था, रशिया ने यूक्रेन के ड्रोन भेजा था, इतना क्षेत्र ध्वस्त किया है, इस जगह पे मारा गया है, हमला किया गया, इत्यादि इत्यादि। बीते दिनों आर्मेनिया अजरबैजान में भी हम लोगों ने यही स्थिति देखी थी और बाकी जनरली तो अलग अलग जगह पे न्यूज चर्चाओं में आती ही रहती है इस प्रकार की कि ड्रोन्स का प्रयोग एक्चुअल में बहुत हो रहा है। तो इस प्रकार जरूरी है कि भारत भी इस तरफ अपना डेवलपमेंट कार्य लगातार करता रहे और विकास भारत की प्रौद्योगिकी क्षेत्र का, तकनीक का होता रहे। इसी बीच यह जो आई है न्यूज, यह भारत के लिए बहुत अधिक जरूरी हो गई है क्योंकि यह जो पूरा सिस्टम है यह एक्चुअल में एंटी ड्रोन सिस्टम है। एक बड़े क्षेत्र में 360 डिग्री की कवरेज दे रहा है कि यदि कोई भी ड्रोन डिटेक्ट होता है एक इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो उस ड्रोन को डिटेक्ट करने के बाद खत्म करने का काम इसके माध्यम से किया जा सकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है। तो प्रणाली किस प्रकार की आप समझ गए। डेवलप किसने किया है? हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है जिसको ग्रेन रोबोटिक्स के रूप में जाना जाता है। उसने पहले एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है। भारत के लिए पहला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पहला इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। क्या क्या खास बातें हैं जरा समझ लेते हैं। तो 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कितने बड़े क्षेत्र में? 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में। बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में कि एक सिस्टम पर्टिकुलरली सब चीजों को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको डाटा देगा कि एक्चुअल में क्या हलचल हो रही है और वायु में, हवा में क्या हलचल हो रही है, आसमान में किसका डिवाइस आया है या किसका डिवाइस नहीं आया। इसको तैयार किया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी की 12 अद्वितीय परतें लगाई गई यानी कि 12 लेयर से इसको कवर किया गया है। यानी कि इसको भेदा नहीं जा सकता, हैकिंग संभव नहीं है इसकी और काफी अच्छे से भारत की रक्षा क्षेत्र में ही है हम लोग को भी सहयोग करने वाला। करंट में हम लोग बात करें तो अभी हम लोग जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वह है पॉइंट डिफेंस आधारित सिस्टम। पॉइंट डिफेंस आधारित सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने किसी ड्रोन को आंखों से देख लिया तब तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे, बट अगर वह आपकी आंखों से बच के निकल गया तो कुछ नहीं। बट जो नया सिस्टम है वो एक्चुअली आंखों पे डिपेंड ही नहीं करता, वह ऑटोमेटिकली पूरा एरिया सर्विलेंस करेगा और आपको बता देगा कि कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट अब एक पर्टिकुलर एरिया में एक सरफेस में एंट्री कर चुका है जिसको रोकना जरूरी है। यह इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो यह जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, अब हर चीज का डेवलपमेंट जो है वह आवश्यकता अनुसार होता है क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि रेगुलरली ड्रोन का यूज बढ़ रहा है, इस तकनीक को डेवलप किया गया। अब आने वाले समय में हम अपने विरोधियों के प्रति, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनके अगेंस्ट हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। बॉर्डर वाले एरिया में इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं और फिर वहां हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हवा के माध्यम से, वायु मार्ग से
अंदर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अभी पर्टिकुलर स्थिति को समझें तो क्या स्थिति है हमारे पास में, यह हम लोग का मैप है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है वह बहुत अधिक प्रभावित है फिलहाल ड्रोन से। इसके अलावा जो पंजाब वाला क्षेत्र है वह भी बहुत अधिक प्रभावित है। क्यों प्रभावित हो रहा है? क्योंकि जैसे कि हमारा जो यह पड़ोसी देश है ना, यह थोड़ा-सा अभी बच्चा है, अभी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया इनकी पूरी तरह, तो बचकानी हरकतें करते रहते हैं। अभी पर्टिकुलरली हम वर्तमान स्थिति को समझते हैं तो 3 कारणों से, 3 चीज़ों के लिए, 3 कार्यों के लिए पाकिस्तान रेगुलरली ड्रोन्स यूज़ कर रहा है। अब ड्रोन्स भी इसके अपने नहीं है, बेचारा किराए की ज़िंदगी बिता रहा है। इसको अमेरिका से मिल जाता है या किसी वेस्टर्न कंट्री से ये ले लेता है जैसे-तैसे करके, तो उसके बाद इसको टेक्नोलॉजी से मिल जाती है। बट वही है कि अगर बंदर के हाथ में नारियल आएगा तो वो क्या करेगा? तो वैसी इसकी स्थिति बन गई है। अब हम लोग का लेकिन यह जो एरिया है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यह बहुत अधिक प्रभावित हो रखा है पाकिस्तान की वजह से। क्योंकि यहाँ पर 3 कारणों से ड्रोन का यूज़ हो रहा है। पहला कारण तो यह है कि ये हम लोग की जो फोर्सेस है उसका सर्विलेंस करता है, निगरानी रखता है कि क्या है, कैसा है, जिस वजह से हम कई बार देखते हैं कि अगर कभी गोलीबारी होती है तो हमारे कई सैनिकों की मृत्यु भी हो जाती है, वह शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा 2 कार्यों में सप्लाईज़ के लिए यह प्रयोग कर रहा है। कौन-कौन से? एक तो हथियार सप्लाई करने में, यानी कि हथियारों को बहुत अधिक सप्लाई करता है ये ड्रोन्स के माध्यम से ही। इसके अलावा नशीले पदार्थों को, ड्रग्स वगैरह जो ये है पूरा काम यहाँ पे ड्रोन्स के माध्यम से करता है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए और पाकिस्तानी जो गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, जैसा कि हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य संशोधन विधेयक पेश किया गया था, तो जिसके बाद से स्थिति काफ़ी कंट्रोल है। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, पहले भिन्न अंग था। तो अभी काफ़ी चीज़ों को रेगुलेट कर लिया गया है, बट पाकिस्तान की जो गतिविधियाँ हैं, इस क्षेत्र में जो इंटरफेरेंस है, वह खत्म नहीं हो रहा है और अभी भी किसी न किसी रूप में इसका इंटरफेयर हम देखते ही रहते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाए तो बहुत अधिक लाभ हमें देगी ही देगी। बाकी एक ये है दूसरा पड़ोसी हमारा, तो पड़ोसियों की स्थिति ही बड़ी गंभीर है। कई बार पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जीवन अच्छा रहता है, और अगर ऐसे पड़ोसी मिल जाएँ तो चाहे आप कहीं भी रह लें, बट परेशानियाँ आजीवन बनी ही रहती है। तो इस मामले में भी हम लोग को काफ़ी लाभ होगा आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो कहाँ हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये बातें भी ज़रूरी है जानना। यह भी ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। आप लोग की स्क्रीन पर यह प्रश्न है, ईज़ी सा प्रश्न है और मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हैं, बहुत आराम से आंसर दे देंगे। बढ़ते हैं हमारी चौथी न्यूज़ की तरफ, क्योंकि इटली ने अब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया। नई न्यूज़ नहीं है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि इटली के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहे थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। मतलब वो अपना रवैया दिखा रहे थे कि लाभान्वित नहीं हुआ है इटली किसी भी प्रकार से इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो अब जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आ रही है, पूरी दुनिया यह मानने की ये छोड़ देगा, बाहर निकलेगा। तो गलती भी इटली की है एक्चुअल में। चाइना के जिस प्रकार से यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इतिहास में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि थी, एक हम लोग पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो सीधा था कि हड़प लेना है दिखा करके। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी वह एक प्रकार से परोक्ष कार्य करती थी, यानी कि आप समझ नहीं पाएंगे आपके साथ क्या होगा। आपको शुरुआत में दिखाया जाएगा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ही सहयोग के लिए हैं, बट आपके सहयोग के नाम पर, सहायता के नाम पर आपका क्षेत्र उनके कंट्रोल में चला जाता था, आपके क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित हो जाता था, आपके जो फॉरेन मैटर्स थे उनको रेगुलेट करने लगते थे, जिस वजह से आप पूरी तरह से अपनी संप्रभुता खो देते थे। तो कहीं ना कहीं जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यह भी इसी प्रकार कार्य करता है। शुरुआत में आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाएंगे, बट इनडायरेक्टली जो पूरा प्रॉफिट होगा ना, वो चाइना खुद गेन करेगा और आपका एक्सपोर्ट, आपकी जीडीपी, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट, वह सब कुछ अपने फेवर में करवाएगा। वही काम हुआ एक्चुअल में इटली के साथ में। इटली के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी अभी यही बताया कि वर्ष 2019 में हमने इसमें भाग लिया था, यानी कि समझौता किया था, जिसके बाद से हम इससे जुड़ गए थे। और जिस समय यह कार्यक्रम हो रहा था ना, तो उस समय अमेरिका ने मना करा, पश्चिम के कई देशों ने इटली को मना करा कि बेटा मान जाओ, गलत जगह जा रहे हो। इटली नहीं माना उस सब के बावजूद, और 2019 में साइन कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। अब न्यूज़ क्यों आ रही है और ये क्यों बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि जिनकी जो डील थी वह डील थी 2023 तक के लिए ही, और जैसे ही 2024 लगेगा तो यह डील रिन्यू हो जाएगी। तो अब इसके पास अंतिम 3 महीने का समय है कि भाई अपना फाइनल डिसीजन दे दो। अगर
3 महीने में डिसीजन नहीं दिया रिन्यू करने पे और दिसंबर का महीना पार हो गया तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा यह पूरा एग्रीमेंट। तो दिसंबर से पहले पहले इसको जवाब देना है कि यह इसको रिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो अभी स्टेटमेंट्स क्या आ रहा है विदेश मंत्रियों की तरफ से? पहली बात तो यही है कि उम्मीदें पूरी नहीं, यानी कि जिन उद्देश्यों के लिए हम चाहते थे इटली में यह इनिशिएटिव आए, चाइना हमारी मदद करे, हमारी जीडीपी ग्रो करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हमें नहीं मिल पाया। ऐसा कोई लाभ हमने नहीं देखा पिछले पूरे 4-5 साल के अंदर, तो जिस वजह से अब जरूरी नहीं लग रहा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। वहीं इटली के जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वह यह भी मानती है कि यह जो फैसला था एक्चुअल में जल्दबाजी में लिया था हमने, और जल्दबाजी की वजह से क्या हुआ कि हमारे को बहुत अधिक परेशानी हुई, क्योंकि यह जो नीति है, जो पूरी की पूरी पहल है, यह व्यवस्था को तबाह करने वाली है। और इन्होंने यह भी माना कि पूरा जो लाभ हुआ इस व्यवस्था से, इस समझौते से, वह चाइना को हुआ, क्योंकि उसका जो निर्यात है वह रेगुलरली ग्रो किया, यानी कि चाइना ने अपना निर्यात बढ़ाया, इटली को एक मार्केट के रूप में कन्वर्ट किया और रेगुलरली यहां पर एक्सपोर्ट किया। बट एक्चुअल में क्या होता है कि दोहरे संबंध होते हैं, एक तरफ से आप दोगे आपको लेना भी पड़ेगा। तो चाइना ने उसको फॉलो नहीं किया, अपना सामान सारा भेज दिया, बट इटली जब कहता था कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ, तो कहता था कि जरूरत नहीं है, हम खुद ही बना ले रहे हैं, तो क्या करेंगे आप एक्सपोर्ट करके, जिसकी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट रेगुलरली बढ़ा और इटली अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाया, जिस वजह से उसको कोई लाभ नहीं हुआ। क्लियर है बात सभी को? तो यह रीजन दिए जा रहे हैं सारे के सारे। और अब फिलहाल इसके पास में मार्च 2024 जिसको इसको रिन्यू करना है, मेनली रिन्यू कैसे होगा, अब अंतिम समय है, यानी कि दिसंबर 2023 तक इसको अपना डिसीजन दे देना है। अगर दिसंबर 2023 तक इसने फाइनल नहीं किया तो अब अगले साल 2024 में इसको ऑटो रिन्यू मान लिया जाएगा, और जब यह ऑटो रिन्यू हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर 4-5 साल की आपकी गाड़ी चली जाएगी। तो जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आ रही है, बातें आ रही है, पूरा समझ में आ रहा है कि अब यह चाहता है कि हम बाहर निकले और बचें। एक खास बात यहाँ देखने वाली यह भी है, जो आपको पता होना चाहिए, कि वेस्टर्न कंट्रीज में, इसके साथ साथ G7 कंट्रीज में इकलौता अकेला इटली है जिसने इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना की डोमिनेंस इमर्ज हो रही है ना, तो जरूरी है कि उसको रेगुलेट किया जाए हर तरह से। और आज के समय में ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। अब अगर आप ट्रेड को बढ़ाने का मौका देंगे चाइना को, तो उसका डोमिनेंस ग्रो करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी विश्व इसका विरोध करता था, बट वेस्टर्न कंट्रीज में और G7 कंट्रीज में अकेला इटली है जिसने इनको एक्सेप्ट किया और अपनी व्यवस्था में लागू कर लिया। कुछ बातें जरूरी है कि आप लोग जाने कि क्यों किया था इटली ने एक्सेप्ट। तो जिस समय की यह बात है, यानी कि 2019 की बात है, तो वह समय एक्चुअल में इटली के लिए ही सही नहीं था, जिस वजह से उसको इस तरफ झुकना पड़ा। क्यों सही नहीं था? इसको इस पूरे दशक में 3 बार आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और जब आप कभी भी ना इस प्रकार के क्राइसिस से, रिसेशन से जूझ रहे होते हैं, तो टर्म ऑयल की सिचुएशन में कई देश आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके मित्र नहीं रहते, तो स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो जिसके लिए जरूरी था कि इसको एक नया विकल्प खोजना पड़े, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो एक नए विकल्प के रूप में यह आगे बढ़ा था, चाहता था कि इसके देश में निवेश बढ़े, बट निवेश प्रॉपरली जैसी चाहत थी वैसा नहीं बढ़ पाया, इसका एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ही आपकी जीडीपी को अधिक स्ट्रॉन्ग करता है, नहीं कर पाया। तो जिस वजह से इन तत्कालीन परिस्थितियों ने बहुत अधिक इसको पर इस प्रकार से दबाव बनाया, जिसकी वजह से यह झुक गया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इसको जाना पड़ा। कुछ खास बातें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बता रही हैं कि वर्ष 2013 में ही शुरू किया गया था। यह जो पूरी व्यवस्था है, यह 2000 वर्ष पहले हान राजवंश के प्रक्रिया पर आधारित है। उन्होंने ये जो सिस्टम था, जो उन्होंने प्रणाली बनाई थी, वह प्रणाली कहलाती थी सिल्क रोड। सिल्क रोड में क्या होता था कि आप एशिया से भूमध्य सागर के आसपास के सभी देशों से जुड़ जाते थे। तो यह पूरा एक मार्ग तैयार करते थे, बिना रोक टोक के वहां से आते जाते ट्रेड करते थे। तो उसके आधार पर ही है, चाइना भी अब यही चाहता है कि मैं अपने पूरे क्षेत्र से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क मार्ग से पहुंचूं, चाहे उसके लिए मुझे सड़क बनानी पड़े, रेल मार्ग बनाना पड़े या कुछ और, मैं यह सब काम कर सकूं और सड़क से, रेल मार्ग से, समुद्री मार्गों से उन देशों तक पहुंचूं और अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को बढ़ा सकूं। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों तक यह इस प्रकार से पहुंचना चाहता है। इस परियोजना में 5 गतिविधियां हैं: नीतिगत समन्वय, व्यापार संवर्धन, भौतिक कनेक्टिविटी, चीनी मुद्रा रॉबिन्सन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और लोगों से लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना। तो इन पांचों की पांचों गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यह पूरा का पूरा इनिशिएटिव काम करता है। तो पूरी न्यूज इस प्रकार थी।
उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी और आप बेझिझक इस सरल से प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस देश पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्यों इटली यहाँ से बाहर आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेझिझक आंसर कर दीजिएगा। आखिरी बात करते हैं रिपोर्ट की, चरम मौसम के प्रभाव। एक रिपोर्ट डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुई और वह रिपोर्ट जो थी वह कहाँ से ली गई थी? इंटरनेशनल सोशल वर्क नाम की पत्रिका से ली गई थी। इसमें एक्चुअल में यह बताया गया कि जब कभी भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन होता है, चरम मौसमी घटनाओं को देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, लोगों की जल्दी शादी होने लग जाती है। और यह जो प्रभाव देखना पड़ता है एक्चुअल में महिलाओं को देखना पड़ता है। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, क्योंकि क्या होता है कि सारी की सारी प्रक्रिया एक्चुअल में एक साइकिल को फॉलो करती है और वह साइकिल ही आगे अपने परिणामों को दिखाता है। तो यह जो पूरा स्टेटमेंट है, यह जो आई है रिपोर्ट, यह ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं जिन्होंने सूखा, बाढ़ और अन्य मौसमी घटनाओं पे 20 अध्ययनों की रिसर्च की और देखा कि वह अध्ययन क्या कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ही ऐसी घटना मुख्य रूप से देखी जाती है। किस प्रकार से क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आपको मैं बता देता हूँ ब्रीफली। एक्चुअल में जैसे कहीं पे सूखा पड़ गया है, ठीक है, तो सूखा पड़ने से क्या होता है कि लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद होती है तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली सफर करती है, एक पूरा क्षेत्र सफर करता है, जिसकी वजह से निम्न और मध्यम आय वाले देश सोचते हैं कि शादी कर देते हैं, परिवार पे दबाव कम पड़ेगा। अगर प्रलय आ जाता है तो प्रलय की वजह से, बाढ़ आ गई तो बाढ़ वगैरह में महिलाओं को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको प्रवासन करना पड़ता है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं तो टेंट में रहना पड़ता है, शिविरों में रहना पड़ता है, जहाँ पे महिलाओं को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है, बलात्कार जैसी घटनाओं को देखना पड़ता है। तो कुछ भी हो रहा है, महिलाएं बेहद अधिक प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट ने यह भी माना कि भारत जैसा देश जहां पर दहेज प्रथा बहुत अधिक आम है, वहां पे सूखा या कृषि को प्रभावित होना लोगों की शादी को बढ़ावा नहीं देता, बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फसल खराब हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपके पास धन नहीं रहेगा और भारत का प्रचलन कहता है कि आपको एक अमाउंट देना होगा या फर्नीचर सामान देना होगा जिस पे अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, यानी कि दहेज देना पड़ता है। और दहेज इस स्थिति में आप नहीं देते तो कहीं ना कहीं विवाह बाल विवाह नहीं होते ठीक से। बट पूरी दुनिया इस समय बाल विवाह को बढ़ता हुआ देखती है, महिलाओं को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पारिवारिक हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है इन घटनाओं से, क्योंकि जब कभी भी अव्यवस्था होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर का हो, तो मेंटल टेंशन बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिस वजह से अगर कुछ भी नकारात्मक प्रभाव आता है तो वह घर की महिलाओं के ऊपर आता है। उनके साथ में फिर शोषण जैसी घटनाएं, मारपीट इत्यादि इत्यादि होती हैं। यह सभी चीजें इस रिपोर्ट में दिखाई गई हैं और सभी बात फिर घूम फिर करके कहीं ना कहीं बाल विवाह को प्रमोट करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, चीजों का गड़बड़ा जाना, परिवार पर दबाव पड़ना प्रमोट करता है कि बाल विवाह हो जाए जिससे कि दबाव कम पड़े। बाल विवाह में सबसे बड़ी समस्या तब आ जाती है जब छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों से, जो उनके जीवन पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करता है। बात क्लियर है सभी लोगों को? कुछ डाटा है बता रहा है कि वैश्विक स्तर पर 20% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, ऐसा आज भी मौजूद है। यानी कि हम चाहते हैं कि बाल विवाह पर रोक लगे, बट डाटा अलाउ नहीं कर रहा है। 20% से अधिक लड़कियों की शादी कर दी जा रही है 18 वर्ष से कम उम्र में। और अगर हम निम्न या मध्यम आय वाले देशों में आ जाते हैं तो पता लगता है कि यह जो प्रतिशत है ये 40% तक बढ़ जा रहा है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो बाल विवाह के कुछ डाटे हैं, दो रिपोर्ट है हमारे पास में। पहला डाटा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से। यह कह रहा है कि दुनिया भर में 60 मिलियन बाल विवाह होते हैं, जिसमें से 40% केवल भारत में ही हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया कि भारत दुनिया में बाल विवाह के मामले में 14वें स्थान पर है। यानी कि इतने सारे देश होने के बावजूद आप टॉप 15 में शामिल है, यानी कि बाल विवाह बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो बाल विवाह भारत के लिए एक बड़ी समस्या है और प्राकृतिक कारण, चरम मौसमी घटनाएं इसके लिए बहुत अधिक उत्तरदायी है, ऐसा इस रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है।
अब की बार भी डाउन टू अर्थ से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर सहजता से दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी सभी न्यूज़ से संबंधित हमने अच्छे से कर ली है। फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही बातें करते रहेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे और पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।